हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमपीसी 002 यानी जो सेकंड पेपर है आपका फर्स्ट ईयर का, उसकी क्लासेस चल रही हैं और हम आ चुके हैं ब्लॉक 3 पर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम ब्लॉक 3 पर हैं फिलहाल, और उसकी थर्ड यूनिट को आज हम बिगिन करेंगे और एंड भी करेंगे। मतलब जो कंटेंट है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका, क्या क्या इसके सिलेबस में है थर्ड यूनिट में। वो जो भी कंटेंट है उसमें कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इसके अलावा बहुत थोड़ा सा ही है, तो आज एक वीडियो में ही हम इसे कवर कर लेंगे। मेजर बात चलेगी आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप, इन सब के बारे में कि एडोलेसेंट्स इन सब चीजों के अक्रॉस किस तरह से आते हैं, कैसे डील करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं अंडर ऑल दी सिचुएशंस। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें देख सकते हैं आप कि एडोलेसेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, इसे अंडरस्टैंड करेंगे। मार्कियाज आइडेंटिटी स्टेटस काफी पूछा जाता है, ये टॉपिक 6 मार्कर में भी पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्कर में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको समझना होगा, ये जरूरी है। आइडेंटिटी का इशू कैसे होता है एडोलेसेंट्स के अंदर, किस तरह से उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। अभी तक आपने फिजिकल पढ़ा, कॉग्निटिव पढ़ा, तो सोशल को इसके अंदर पढ़ेंगे हम। इसके अलावा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम को भी पढ़ेंगे कि एडोलेसेंस में किस तरह से नजर आती है, काफी चीजें बदल जाती हैं। ईगोसेंट्रिज्म एडोलेसेंस में कैसे नजर आता है, ईगोसेंट्रिज्म को लगातार आप हर वीडियो में कहीं ना कहीं जिक्र सुनते आ रहे हैं उसका, अलग अलग फेजेस में, तो एडोलेसेंस में समझेंगे। तो बहुत थोड़े से ये टॉपिक है, आइडेंटिटी से हम बिगिन करेंगे, बाकी इंट्रोडक्शन को आप क्विकली रीड करेंगे। यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो आगे आइडेंटिटी में आएंगी, बस इन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए उसी पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको कवर करना है, जरूर एक बार ओवरव्यू करना है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं मिस कर रही हूँ आपको पढ़ाने से, तो डोंट वरी, वो मेरा पार्ट है, आपको फिक्र नहीं करनी है। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, अडोलेसेंस में आइडेंटिटी किस तरह से डेवलप होती है ये अंडरस्टैंड करना है। जब अडोलेसेंट की एज आती है, अडोलेसेंस का जो फेज होता है, यहाँ पे इस टाइम पर जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स वर्ड ज्यादा बेहतर है यूज करने के लिए, वो इस सर्च में रहते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, खुद के लिए क्वेश्चनिंग माइंड में होती है कि हम कौन है, क्या चाहते हैं। मतलब इवन दो दे नो अबाउट देयर जेंडर, अबाउट हु दे आर, कौन उनके पेरेंट्स हैं, इन सब की बात नहीं हो रही है, वो डीप इनसाइड क्या है उसे फाइंड आउट करने की, फिगर आउट करने की उनके अंदर डिजायर रहती है। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन भी बहुत ज्यादा करते हैं। और ये एक ऐसा फेज होता है जिस समय पे बच्चे कॉम्प्लेक्शन में भी आ जाते हैं, खुद को किसी से कम अंडर एस्टिमेट कर लेना, आई मीन एस्टिमेट कर लेना, खुद को किसी से अंडर एस्टिमेट करना, या ओवर एस्टिमेशन भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अच्छा, adolescence is known to be a period of exploratory self-analysis and self-evaluation, ideally culminating in the establishment of a cohesive and integrative sense of self or identity. ये जो प्रोसेस होता है, this involves the exploration and testing of alternative ideas, beliefs and behaviors, making this period as one of the both dramatic change and uncertainty. ये जो पीरियड होता है, इस टाइम पर खुद के बारे में बहुत सारे थॉट्स डेवलप करना, नए तरीके से खुद को समझने की कोशिश करना, ये सब चीजें होती रहती हैं, और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से चेंजेस आते हैं पर्सन के अंदर, मतलब एडोलेसेंट्स के अंदर, और बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एरिक्सन, जिनका नाम आपको पता है, एरिक एरिक्सन का नाम कहाँ आता है, सोशल साइकोलॉजी में जुड़ा है उनका नाम, और डेवलपमेंट में भी जुड़ा है, सोशल डेवलपमेंट के फेज में। He provided perhaps the most widely recognized theoretical framework for conceptualizing the transformation of self during adolescence. This framework provides for the development of a sense of one's individuality and continuity with significant others. यहाँ पे जो एरिक्सन थे, उन्होंने एडोलेसेंस के फेज में बताया है कि किस तरह से पर्सन की, यानी टीनेजर की जो इंडिविजुअलिटी होती है वो कैसे डेवलप होती है, कैसे ग्रो करती है और कैसे मॉडिफाई भी होती है, सब कुछ उन्होंने बताया है। आइडेंटिटी वैसे क्या है, अगर आप सोचें तो आइडेंटिटी है वो एक नया तरीका है अपने बारे में कुछ सोचने का, या अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो ये तब वहां ज्यादा एमर्ज होने लगता है कि नए तरीके से एडोलेसेंस अपने आप को सोचने समझने लगता है, उससे लगता है कि मैं इस सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, उसे अपनी इंपॉर्टेंस फील होती है, वर्थ भी फील होती है, और एट द सेम टाइम उसे भी फील हो सकता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते, मुझे कोई समझना नहीं चाहता, मैं जो सोच रहा हूँ वैसा कोई समझ नहीं पा रहा है, वैसा कोई सोच नहीं पा रहा है। तो अलग अलग तरीके से ये जो रियलिटी है वो हिट करती है। Identity involves a sense of self-unity accompanied by a feeling that the self has continuity over time. A firmly established identity also provides a sense of uniqueness as a person. एरिक्सन की जो साइकोसोशल मॉडल है डेवलपमेंट का, आइडेंटिटी मस्ट बी परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एंड कन्फर्म्ड बाय अदर्स। जो भी एडोलेसेंट अपने बारे में सोच रहा है,
ना केवल वो वैसा सोचे बल्कि अगर दूसरे भी उसको वैलिडेट करते हैं तब कहीं जाकर वो उसकी आइडेंटिटी है। होता है ना मिसकंसेप्शन फॉर्म कर लेना, अगर कोई टीनेजर अपने बारे में कोई मिसकंसेप्शन फॉर्म कर रहा है, बाकी लोग वैसा उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वो उसकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है। Thus, the process of establishing an identity involves integrating into a coherent whole one's past experiences, ongoing personal changes, and society's demands and expectation for one's future. समझिएगा इस लाइन को, ये पार्ट इसलिए मैंने अंडरलाइन भी किया है कि यहाँ पे आइडेंटिटी का स्टैब्लिश होने का मतलब ये है इंटीग्रेटिंग इनटू अ कोहेरेंट होल वंस पास्ट एक्सपीरियंसेस। किसी भी पर्सन के जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ऑल टुगेदर उसके लिए कुछ वर्क करे फ्यूचर में। ऑनगोइंग पर्सनल चेंजेस, उसके पर्सनल चेंजेस जो भी लाइफ में चल रहे हैं वो भी उसका एक पार्ट होते हैं। सोसाइटीज डिमांड्स, उससे जो एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की एज अ टीनेजर, क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि आप पढ़ाई में अच्छा करें, आप कोऑपरेटिव बने, आप एक सोशल ह्यूमन बीइंग बने, एक एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स आपके अंदर लव और केयर हो। तो इस तरीके के एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ। तो जो भी सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं वो भी उसकी आइडेंटिटी का पार्ट होती हैं। एंड एक्सपेक्टेशन फॉर वंस फ्यूचर, उसके फ्यूचर को लेकर जो भी उससे एक्सपेक्टेशंस हैं उस डायरेक्शन में भी उसका वर्क अच्छे से होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन आइडेंटिटी बिगिंस विद द इन्फेंट्स डिस्कवरी ऑफ सेल्फ। कहाँ से शुरुआत होती है? जब एक इन्फेंट होता है वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी करता है। हालांकि ये स्टेटमेंट बड़ा हैवी लगता है कि एक इन्फेंट सेल्फ डिस्कवरी कैसे करता है, लेकिन इन्फेंसी के पीरियड में हमने पढ़ा था कि वो बहुत छोटे स्टेप्स और बहुत छोटी चीजें होती हैं जिसको हम यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी का नाम देते हैं। ये टर्मिनोलॉजी भले ही आपको हैवी लगे लेकिन वहां पर ये यूज होती है और ये आगे बढ़ती जाती है, चाइल्डहुड की तरफ बढ़ते जाते हैं, अडोलेसेंस की तरफ भी बढ़ते जाते हैं। ये फेज तो चलता ही रहता है। Erik Erikson identified the goal of adolescence as achieving a coherent identity and avoiding identity confusion. उनका ये मानना है एरिक एरिक्सन का कि अडोलेसेंट को क्या एक्वायर करना है, वो एक कोहेरेंट आइडेंटिटी एक्वायर करे, मतलब उसकी आइडेंटिटी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जो कि जरूरी हैं और किसी भी तरीके का आइडेंटिटी कंफ्यूजन को वो अवॉइड करे। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। आइडेंटिटी इज मल्टी डायमेंशनल एंड मे इंक्लूड फिजिकल एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी, ऑक्यूपेशनल गोल्स, रिलीजियस बिलीफ, एथनिक बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें होती हैं वो आइडेंटिटी का पार्ट होती हैं। Adolescents explore these dimensions and usually make commitments to aspects of their identity as they move into early adulthood. ओके, अब आइडेंटिटी का डेवलपमेंट शुरू कैसे होता है? विद चिल्ड्रंस अवेयरनेस दैट दे आर सेपरेट एंड यूनिक इंडिविजुअल। जब बच्चों को ये अंदाजा लगने लगता है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, दे हैव देयर ओन थॉट्स, वो जो बातें उन्हें आज तक उन्हें बताई गई हैं उसके बेसिस पर वो कुछ अपना भी परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जस्ट एक रट्टाफिकेशन की दुनिया नहीं है जो हमने जाना बस उतना ही है, हम खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तब आइडेंटिटी डेवलप होनी शुरू होती है। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ दिस अवेयरनेस आर एविडेंट इन इन्फेंसी when children begin to recognize themselves. They recognize the reflected image as themselves and the words me, I and mine. इनके थ्रू जब वो अपनी बात को कहते हैं, लैंग्वेज के थ्रू वो जानते हैं कि मैं कुछ हूँ, राइट? तब उनको ये समझ में आता है कि उनकी भी कोई आइडेंटिटी है। यही चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ के चलती चली जाती हैं। चाइल्डहुड में क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस ग्रोज एंड चेंजेस, ये बदलती है। पहले सेल्फ का एहसास सिर्फ मैं कौन हूँ इससे होता है, धीरे धीरे मैं क्या हूँ, किस तरह से मैं लाइफ दुनिया में जी रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं अपने बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी इंक्लूड होने लग जाते हैं। तो चाइल्डहुड में और ज्यादा सेल्फ का कॉन्सेप्ट बदल जाता है। ओके, फिर चिल्ड्रन एज क्लोजर एंड क्लोजर टू अडल्टहुड, इट सीम्स they reach a point where they want to define by anything but their parents. They stop wanting to spend time with family and they may even date as being seen with their parents. पेरेंट्स से दूरी बहुत ज्यादा होने लगती है इस फेज में। प्लीज ड्रॉप मी ऑफ block from school, mom. I want to walk the rest of the way. These words are painful to a mother who has devoted many years of her life to meeting all of her teenage son's needs. Suddenly he is embarrassed to be seen in the same car with her. बच्चों को इस एज में, टीनेजर्स को इस एज में पेरेंट्स के टुवर्ड्स क्लोजनेस ना होने की वजह से उनको लगता है कि वो पेरेंट्स से डिस्टेंस बना के रखे और पीयर ग्रुप में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं। पीयर ग्रुप में दुनिया ज्यादा बड़ी होने लग जाती है यहाँ पे टीनेजर्स की। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स इज अ नेचुरल वन। ये ऐसा फेज होता है जो सबकी लाइफ में आता है और फिर वापस से बच्चा रियलाइज करता है आगे चल के, जब वो एक्चुअल वर्ल्ड में पहुंचता है उसे समझ में आता है कि वो यारी दोस्ती तो सिर्फ कॉलेज तक की थी। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि कोई हमारा दोस्त नहीं होता। तो उस टाइम पर आकर जब बच्चे को समझ में आता है, वो खैर उस वक्त वो बच्चा तो नहीं रह जाता, अडल्टहुड में होता है, तब उसे रियलाइज होता है कि फैमिली सो इम्पोर्टेंट। इसीलिए हर पर्सन की लाइफ में जो टीनेज वाला फेज होता है वो एक ऐसा फेज होता है
जहाँ उससे पहले अगर इसको हम एक पिक्चर की तरह से समझें तो ये वो फेज होता है जब यहाँ पे बच्चे की दुनिया थोड़ी नैरो होती है और वो आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हो जाते हैं, बहुत फ्रेंड्स हो जाते हैं, ये टीनेज का टाइम होता है। उसके बाद ये इस दुनिया को वो वापस से खुद ही नैरो कर लेता है, खुद ही कर लेता है विलिंगली। अब देखिए ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऐसा हो, चीज़ें बदलती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, बट इन द मैक्सिमम केसेस यही होता है। बिजी लाइफ शेड्यूल की वजह से, मैरिज की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से, या फिर ब्रोकन रिलेशनशिप्स की वजह से, डिस्टर्ब रिलेशनशिप की वजह से, कोई भी वजह होती है, या फिर फैमिली की वैल्यू ज़्यादा रियलाइज होने लगती है, पर्सन की लाइफ नैरो आगे चल के हो ही जाती है, उतना बड़ा फ्रेंड सर्कल रह नहीं जाता। तो ये वाला एक पार्ट है एडोलेसेंस का जिसमें सबसे ज़्यादा पीयर का इन्फ्लुएंस उन पर रहता है और फैमिली से डिस्टेंस बढ़ती है। ये नेचुरली होता ही होता है। ओके, तो कहाँ पर थे हम? सेपरेशन का प्रोसेस जो होता है वो नेचुरली होता ही है। एरिक एरिक्सन वाज द फर्स्ट मेजर साइकोलॉजिस्ट थ्योरिस्ट टू डेवलप द नोशन ऑफ एन एडोलेसेंट आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको पता है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस की जो टर्मिनोलॉजी है किससे जुड़ी है? एरिक एरिक्सन के नाम से जुड़ी है। उनका ये व्यू है कि ऑल ऑफ द अर्लियर क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड come into question during adolescence with the overwhelming combination of physical changes। क्योंकि एडोलेसेंस के फेज में फिजिकल चेंजेस बहुत होते हैं, तो वो चाइल्डहुड में जिस जिस तरह से चीज़ों को सोचते थे उन पर वो क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये सब चीज़ें तो वैसी है ही नहीं जैसा हम समझते थे। इस टाइम पर सेक्स ड्राइव भी इंक्रीज हो जाती है, मेंटल एबिलिटीज भी एक्सपेंड होने लगती हैं और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सोशल डिमांड्स भी आने लगती हैं। टू डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एडमिट्स द कंफ्यूजन, एरिक्सन स्टेटेड इन आइडेंटिटी। देखिए क्या है यहाँ पे लाइन, आगे पढ़ेंगे। Youth and crisis that adolescents need to try on variety of roles and must often test extremes before settling on a considered course। हर पर्सन को अपने एक्सट्रीम्स पे जाके सोचना चाहिए, मतलब अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। किसी भी पर्सन को अपनी वैरायटी ऑफ रोल्स में फिट होने की कोशिश करनी चाहिए। ये एडोलेसेंस का जो फेज होता है ना, इसी में जो आप लर्निंग कर लेते हैं वो ग्राउंड बनता है आगे चल के आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट देने के लिए, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। इस स्टेज में एडोलेसेंट्स ऑफ्टर रिजेक्ट देयर पेरेंट्स एंड ऑल दैट दे स्टैंड फॉर सो दैट दे कैन मेक अ क्लीन ब्रेक फ्रॉम चाइल्डहुड एज दे अटेम्प्ट टू फॉर्म एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। उन्हें लगता है कि वो अपनी वैल्यू रखते हैं, उनकी बात को वैल्यू मिलनी चाहिए, और ये क्या मम्मी पापा की हर बात पे हमें हमें करना है या वो हमारे लिए डिसीजंस लेंगे, इस तरह की थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है। उनके रोल मॉडल्स बनने लग जाते हैं और इनडिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, जहां पर उनको नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। विद देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी इन फ्लक्स, टीन्स विल ऑफ्टन टर्न टू पीयर ग्रुप्स फॉर द मिसिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जो पहले पेरेंट्स के साथ में फील होता था ना, अब वो ग्रुप में चीजें ढूंढते हैं। पीयर वाला यहाँ पे सीन बहुत ज्यादा फास्ट मोड में चलता है। ठीक है, काफी रेबेलियन हो सकते हैं जब उनकी बात को ना माना जाए, और बहुत ज्यादा ओबीडियंट वो उस टाइम पर नहीं होना चाहते। वो ओबीडियंस वाली स्टेज जो होती है वो चाइल्डहुड से पीछे छूट जाती है। अगर डेवलपमेंट की बात करें स्टेज में, रोल मॉडल्स कैन मेक अ क्रिटिकल डिफरेंस इन चॉइसेस एडोलेसेंट्स मेक। जिनको भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो, वो उनकी लाइफ पे बहुत इंपैक्ट डालते हैं और यहाँ से वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, किसको फॉलो करना है। ओके, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल चेंजेस जो होते हैं एडोलेसेंस में अलाउ द टीनेजर टू डेवलप द आइडेंटिटी दैट विल सर्व एज अ बेसिस फॉर देयर अडल्ट लाइफ। ये जो अडल्ट लाइफ है उनकी आगे आने वाली है, उसमें जो भी चेंजेस आएंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल चेंजेस जो होते हैं, वो उनकी हेल्प से भी पर्सन आइडेंटिटी को डेवलप करता है। ड्यूरिंग एरिक्सन स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एडोलेसेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल्फ एक्सपेंड्स टू इंक्लूड पर्सनैलिटी ट्रेट। बहुत सारे अपने बारे में ट्रेट्स भी डेवलप करते हैं, और आइडेंटिटी डेवलपमेंट 2 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट, द एडोलेसेंस मस्ट ब्रेक अवे फ्रॉम चाइल्डहुड बिलीफ। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, थोड़ा जरूरत है। पहला तो ये है कि एडोलेसेंट जो है वो अपने चाइल्डहुड के जो बिलीव्स हैं उससे एक्सप्लोर करे, उस पर अटका ना रहे, ये बहुत जरूरी है किसी भी एडोलेसेंट के लिए। और दूसरी बात है, द एडोलेसेंट मेक्स अ कमिटमेंट एज टू देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन दैट एरिया। जिस भी फील्ड में वर्क करें, जिस भी चीज में वो आगे बढ़े, उसमें उनके पास एक कमिटमेंट होना चाहिए करने का, तभी वो उस चीज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो आइडेंटिटी को अचीव करना एडोलेसेंस में बड़ा ही जरूरी है। सबके साथ ही प्रोसेस होता है, जो भी चीजें आती हैं, चेंजेस आते हैं, और इस तरीके से आइडेंटिटी बहुत फाइट करती है डेवलप होने में। आइडेंटिटी बहुत इजीली डेवलप नहीं हो जाती, बहुत फाइट करती है। और जब फाइट करती है तो जाहिर सी बात है, जब किसी चीज के लिए फाइट हो रही है तो उसका क्राइसिस आना भी लाजमी है। यहाँ पे क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो मैंने सिलेबस में जिक्र किया ही होगा। मैं बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो पहले कहीं छोटे छोटे बीच में आती हैं,
पर मैं वहां पे पूरा दिल खोल के एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, बाद में वो टॉपिक बड़ा डिटेल में भी आ जाता है, तो ऐसा होता रहता है। फिलहाल मैं सफिशिएंट आपको एक्सप्लेन करूंगी। Are you unsure of your role in life? Do you feel like you don't know the real you? If you answer yes to the previous questions, you may be experiencing an identity crisis. आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूजन होना, आइडेंटिटी को लेके एक श्योरिटी ना हो पाना, उसी को हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। Erik Erikson coined the term identity crisis and believed that it was one of the most important conflicts people face in development. किसी भी पर्सन का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें बहुत सारी चीजों में इश्यूज आते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया। उन्होंने कहा लोग अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने में स्टक हो सकते हैं। जो अभी तक हम समझ रहे थे ना कि आइडेंटिटी बिल्ड होती है, उसमें होने वाला जो भी इश्यू है उसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। An identity crisis is a term in an epigenetic and social psychological theory in which an individual loses a sense of personal sameness and historical continuity. The term was coined by the psychologist Erik Erikson. Erikson ये कहते हैं कि an identity crisis is a time of intensive analysis and exploration of different ways of looking at oneself. यहाँ इसे हाईलाइट कर देती हूँ कि क्या है आइडेंटिटी क्राइसिस। इज अ टाइम ऑफ इंटेंसिव एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट वनसेल्फ। खुद को अलग अलग नजरियों से देखना, अलग अलग नजरियों से देखने की जो योग्यता है, जब वो पर्सन की कम होने लगती है, उसी को हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एरिक्सन कहते हैं कि एन आइडेंटिटी क्राइसिस इज अ टाइम ऑफ इंटेंसिव एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन। ये तो हमने बात बोली थी, रिपीटेड है लाइन। एरिक्सन्स इंटरेस्ट इन आइडेंटिटी बिगेन इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में कैसे बिगिन हुआ? Erikson described identity as a subjective sense as well as an observable quality of personal sameness and continuity, paired with some belief in the sameness and continuity of some shared word image. एरिक्सन का ये मानना था कि आइडेंटिटी एक सब्जेक्टिव होती है, वो किसी भी पर्सन की एक ऑब्जर्व्ड क्वालिटी होती है, लेकिन सब्जेक्टिव होती है, और जब उसके संग कुछ बिलीव जुड़ जाते हैं तब हम उसको इन ऑल एक पिक्चर की तरह देख सकते हैं। एज अ क्वालिटी ऑफ अनसेल्फ कॉन्शियस लिविंग, this can be gloriously obvious in a young person who has found himself as he has found his communality. In him we see emerge a unique unification of what is irreversibly given, that is body type and temperament, giftedness and vulnerability। क्या क्या जो भी कहानी लिखी है, शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि हर पर्सन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो अपने बारे में व्यू होल्ड करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम खुद को किसी ना किसी स्केल पर तो मेजर करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बुरे हैं, कोई भी थॉट हमारे बारे में होता है। तो जितने भी चीजें हम अपने बारे में व्यू कर सकते हैं, उन सबको मिलाकर हमारी आइडेंटिटी बनती है। In Erik Erikson's stage of psychosocial development, the emergence of an identity crisis occurs during the teenage years in which people struggle between feeling of identity versus role confusion. यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी और अपने रोल को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, कि क्या किस रोल में वो बेस्ट फिट हो सकते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी क्या है, ऐसा करके कंफ्यूजन उनको हमेशा बना रहता है। मार्किया ने भी इस चीज को बहुत आगे एक्सप्लेन किया है, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे आइडेंटिटी स्टेटस में। जेम्स मार्किया आर्ग्यूड दैट आइडेंटिटी कुड बी व्यूड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बिलीफ, एबिलिटीज एंड पास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द सेल्फ। अपने सेल्फ को लेकर अगर हम अपने बिलीफ, अपनी एबिलिटीज, पास्ट एक्सपीरियंस सबको जोड़ दें तो वही हमारी आइडेंटिटी है, ऐसा मार्किया ने कहा। द बेटर डेवलप्ड द स्ट्रक्चर इज, द मोर इंडिविजुअल अपीयर टू बी ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा स्ट्रक्चर बिल्ड होगा अपने बारे में, उतने ही स्ट्रॉन्ग हम नजर आएंगे, उतनी अच्छी हमारी आइडेंटिटी नजर आएगी। द लेस डेवलप्ड जितना कम होगा, उतना ही हमारी जो पर्सनैलिटी है वो वीक नजर आएगी। आइडेंटिटी इज अ डायनामिक, not psychological structure. The formation of identity in adolescence sets the stage for continual changes. जब adolescence में हमारी आइडेंटिटी फॉर्म होती है तो वो फ्यूचर तक बहुत ज्यादा एक बेस क्रिएट करती है जो आगे के लिए, क्योंकि चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में आने पर आइडेंटिटी में बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो जाता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो उस चेंज जो आता है उसके बेसिस पे आगे लाइफ चलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे मार्कियाज आइडेंटिटी स्टेटस, जिसमें हमें अंडरस्टैंड करना है कि मॉडल में इन्होंने क्या कहा था। जेम्स मार्किया रिफाइंड एंड एक्सटेंडेड एरिक्सन्स वर्क ऑन आइडेंटिटी। इन मार्कियाज मॉडल, आइडेंटिटी इन्वॉल्व द अडॉप्शन ऑफ अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेट ऑफ वैल्यूज एंड आइडियाज एंड अ वोकेशनल डायरेक्शन। तीन चीजों को आपको एक तो नाम याद रखने हैं, बहुत जरूरी है, पॉइंटर्स की तरह से नोट कर लीजिएगा। ओके, अ वेल डेवलप्ड आइडेंटिटी गिव्स ऑन अ सेंस ऑफ वन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इंडिविजुअल यूनिकनेस। जरा इसको रीडिंग आप करिए, मैं बहुत कंटिन्यूअस बोल रही हूँ तो मेरा गला ही सूख गया है। एक ब्रेक की मुझे क्विक ज़रूरत है और ब्रेक के बाद मैं लौटती हूँ। अभी तो क्लास काफ़ी लंबी है हमारी, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। देखने में लग रहा था कि तो क्लास छोटी होगी, बट एक्चुअली क्लास उतनी छोटी है नहीं।
चलिए, मैं आ जाती हूँ क्लास में वापस। और अभी हम बात कर रहे थे मार्किया के जो आइडेंटिटी स्टेटस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये 3 पॉइंट हैं कि उन्होंने किन-किन पॉइंट्स को अडॉप्ट किया है अपनी थ्योरी में, और वो ये कहती हैं कि जितना वेल डेवलप्ड आपकी आइडेंटिटी होगी उतना ही अच्छे आप नज़र आएँगे, उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी दिखेगी। अगर लेस डेवलप्ड होगी तो उतना स्ट्रॉन्गली नज़र नहीं आएगा। अब इसके लिए उन्होंने किया क्या, जो मेजर बात है वो इस पैराग्राफ में दिखेगी आपको। Markia operationalized the stage progression theory of identity development proposed by एरिक्सन। एरिक्सन ने एक थॉट दिया था, थ्योरी दी थी, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश उन्होंने की बाय आइडेंटिफाइंग 4 आइडेंटिटी स्टेटस। यही है जिनको आपको पढ़ना है आगे। जो आप यहाँ पे हेडिंग पढ़ रहे हैं ना, मार्कियाज आइडेंटिटी स्टेटस, उसमें आपको जो 4 स्टेटस के बारे में पढ़ना है, याद रखना है, वो ये है। सबसे पहले है डिफ्यूजन, फोरक्लोजर, मोराटोरियम एंड अचीवमेंट। इन चारों के नाम आपको याद होने बहुत जरूरी हैं। इन चारों को आप और तरीके से डिटेलिंग भी अभी डिफाइन करेंगे, इस बुक में भी दिया हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं ये 4 स्टेटस, इनको अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का यूज किया इंडिविजुअल्स के ऊपर और फाइंड आउट करने की कोशिश करी। अच्छा, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मार्कियास कंडक्टेड इंटरव्यूज विद यंग पीपल। ही आस्क्ड वेदर द पार्टिसिपेंट्स इन हिज स्टडी, क्या क्या चीजें देखी उन्होंने, कि एक कमिटमेंट स्टैब्लिश कर पाए टू एन ऑक्यूपेशन एंड आइडियोलॉजी, या फिर हैड एक्सपीरियंस्ड और वर प्रेजेंटली एक्सपीरियंसिंग अ डिसीजन मेकिंग पीरियड, जिस फेज में वो थे जब उनका इंटरव्यू किया गया। और ये एक भी है पॉइंट, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों को उन्होंने नोटिस किया, उसके बेसिस पे डिफाइन किया। बात करेंगे फोरक्लोजर के साथ में कि फोरक्लोजर क्या होता है। These people have made commitments to an occupational future but have not experienced an identity crisis. They have conformed to the expectations of others concerning their future. Example देखेंगे, an individual may have allowed a parent to decide what career they will pursue. ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को की हेल्प से ही अपने करियर को चूज करते हैं। ऐसे लोग, they have made commitments to an occupational future but have not experienced an identity crisis. वो कंफॉर्मिटी उनके अंदर ज्यादा है, मतलब जो भी दूसरे ने कहा उसको मान लिया। या दूसरे का मतलब यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही है। अपने करियर को चूज करने में उन्होंने कोई आइडेंटिटी क्राइसिस एक्सपीरियंस ही नहीं किया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं, फील ही नहीं किया कि अगर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ तो क्या ऑब्स्टिकल्स मुझे आएंगे, क्या मैं उस लायक हूँ, क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं। खुद को बिल्कुल इवेल्युएट नहीं किया, दूसरे के हिसाब से चलते चले गए, मान लिया कि जो जैसा कह रहा है वैसे हम हैं। तो ये फेस कहलाता है फोरक्लोजर का, जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस में एक्सपीरियंस करता है कोई पर्सन। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है फोरक्लोजर को एक्सपीरियंस करने की, बहुत से लोगों के अंदर होती है। दूसरा है हमारा डिफ्यूजन। द यंग पर्सन हैज नॉट मेड अ कमिटमेंट एंड मे और मे नॉट हैव एक्सपीरियंस्ड एन आइडेंटिटी क्राइसिस. He or she appears to have given up on any attempts to make the commitments needed for developing a clear sense of identity as Marquez defined the term. डिफ्यूजन का मतलब भी होता है डिफ्यूज हो जाना, बट जाना, बंटवारा हो जाना एक तरीके का। तो यहाँ पे उन्होंने, यंग लोग जो है उन्होंने, दे हैव नॉट मेड अ कमिटमेंट एंड मे और मे नॉट हैव एक्सपीरियंस्ड एन आइडेंटिटी क्राइसिस। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। कमिटमेंट तो नहीं है उनका अपने करियर को लेके या फ्यूचर को लेके, लेकिन हो भी सकता है कि उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया हो, ये भी हो सकता है कि ना किया हो। और ये भी हो सकता है that she appears to have given up any attempt to make the commitments needed for developing a clear sense of identity. यहाँ पे कोई कोशिश नहीं की गई है, मतलब गिव अप कर दिया गया है कि कोई भी कमिटमेंट वो डेवलप करें, इसको भी किया गया है, तो यहाँ पे हम इसे डिफ्यूजन का नाम देते हैं। ओके, देन कम्स मोराटोरियम। मोराटोरियम का जो फेज होता है, इंडिविजुअल्स इन मोराटोरियम आर एक्टिवली एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव कमिटमेंट्स बट हैव नॉट येट मेड अ डिसीजन। बहुत सारे ऑप्शंस उनके आगे है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर इसकी भी कैपेबिलिटी है, लेकिन एक डिसीजन नहीं बना पाते हैं। दे आर एक्सपीरियंसिंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस बट अपीयर टू बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। वो हमें ये काफी पॉजिटिव नजर आता है, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज तो जरूर है, लेकिन किसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। उनकी डायरेक्शन भले ही शुरुआत में आपको मल्टीपल नजर आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश जरूर करेंगे और कमिटमेंट्स भी बनाएंगे। देन कम्स अचीवमेंट। अचीवमेंट के केस में क्या होता है, द इंडिविजुअल हैज एक्सपीरियंस इन आइडेंटिटी क्राइसिस एंड हैज मेड कमिटमेंट नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले को ऑपोजिट है फोरक्लोजर का, यानी कि यहाँ पे खुद से ही आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस भी किया है और क्या जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उन चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़े हैं। Okay, the core idea is that one's sense of identity is determined largely by the choices and commitments made regarding certain personal and social trait. बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको मैं समझा दूं आपको कि कोई भी पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है ना, सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है,
वो कैसे होती है? बाय द चॉइसेस एंड कमिटमेंट्स। हम जो भी कमिटमेंट करते हैं, जो भी चॉइसेस हम डिसाइड करते हैं अपने लिए, उनसे ही हमारी आगे लाइफ जो है वो बेहतर बनती है। द वर्क डन इज दिस पैराडाइम कंसीडर्स हाउ मच वन हैज मेड सर्टेन चॉइसेस एंड हाउ मच और ही शी डिस्प्लेज अ कमिटमेंट टू दीज चॉइसेस। ठीक है, ये 3 चीजें ली जाती हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इसमें इंक्लूडेड होता है, सेट ऑफ वैल्यूज एंड वोकेशनल डायरेक्शन, शुरू में भी हमने पढ़ा था मार्कियाज आइडेंटिटी में। ये मैंने इजी नोट्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। ये चारों में से कोई भी पॉइंट जो है आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में भी 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो एडोलेसेंट्स के लिए सोशल डेवलपमेंट को समझना बड़ा आसान भी है, और मैं थोड़ा फास्ट भी चलूंगी इस वाले पॉइंट पर। उसका रीजन ये है कि सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है आपको पता है। एडोलेसेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, उनका सोशल वर्ल्ड बहुत बड़ा होता है, और आज के एडोलेसेंट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। जब से सोशल मीडिया आया है दुनिया बहुत बड़ी, और हम उसमें बहुत ज्यादा दूर दूर तक चले जाते हैं एक ही जगह पर बैठकर। तो सोशल डेवलपमेंट के केस में यहाँ पे जो एडोलेसेंट्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो ऑपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स डिफरेंट फीलिंग्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स भी डेवलप होती हैं, उनके पियर्स फ्रेंडशिप्स भी बहुत अच्छी होती है, पेरेंट्स के टुवर्ड्स थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है, दूसरों पर ज्यादा ट्रस्ट होता है, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक्सप्लोर करने को मिलता है। अभी तक जब चाइल्डहुड में थे तो पेरेंट्स का हाथ पकड़ के चलते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो सेल्फ डिपेंडेंट होने की वजह से लाइफ में जब चीज़ों को एक्सप्लोर करने को मिलता है तो वो आसमान में उड़ जाना चाहते हैं। तो इस टाइम पर सोशल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत आइडियलिस्टिक बातें करना, वो इस तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट करना, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, जानने की इच्छा रखना, लर्निंग की डिज़ायर होना, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं यहाँ पे। और कम्युनिटी को सर्व करने की भी एक बहुत अच्छी इच्छा उनके अंदर आती है, अपने कंट्री के टुवर्ड्स उनका जो लव है वो भी बहुत बढ़ता है इस टाइम पर। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, और कुछ ना कुछ वो चेंज लाना चाहते होते हैं सोसाइटी में, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं, फिजिकली मेच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे टीनेजर्स जो होते हैं वो अपनी फैमिली के टुवर्ड्स भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना चाहते होते हैं, और उसके लिए हार्ड वर्क भी करते हैं, अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो ऐसे सोशल वर्ल्ड में भी रहना पसंद करते हैं जहाँ से उनको अपने करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो आपने देखा मिक्स बातें हैं, आप भी बहुत सारी बातें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, और एक छोटा सा काम आप मेरी तरफ से ये करेंगे कि इसकी रीडिंग करेंगे। मेरे बताए हुए पॉइंट्स के अलावा भी छोटी मोटी बातें यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इन सेल्फ एस्टीम इन एडोलेसेंस। पहले तो ये 2 टर्म आपको बहुत पता होनी चाहिए अच्छे से, 2 टर्मिनोलॉजी। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो भी थॉट और व्यू हम अपने बारे में रखते हैं उसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है जो भी एस्टिमेशन हम अपने बारे में करते हैं, जो भी कहना चाहिए कि हम कुछ कर पाने की जो योग्यता है, हम किस तरह से खुद को एस्टिमेट करते हैं कि हम क्या वैल्यू होल्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम क्वालिटेटिव सेंस में बात हो रही है, तो वो हमारा एस्टिमेशन होता है। तो हम अपने बारे में जो भी नॉलेज, बिलीफ, थॉट्स रखते हैं, चाहे वो हमारी कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हमारी एबिलिटीज हो, वैल्यू हो, गोल्स हो, रोल्स हो, जो भी है। अब यहाँ पे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है एडोलेसेंस का, वो काफी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। जैसे कि एक पर्सन ये बहुत अच्छे से जानता है कि मैं इस पर्टिकुलर एज अ स्टूडेंट जो हूँ वो बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन अगर उसको और पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो मैं सोशल साइंस में बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड में बहुत अच्छा हूँ, साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा हूँ, या मैं ड्राइंग में नहीं अच्छा नहीं हूँ। तो मतलब वो सेपरेटली अपने बारे में एक हायरार्की सेट कर पाता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल पाता है अपने कॉन्सेप्ट को लेके। या मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ। तो खुद के बारे में ये क्लैरिटी उसको बहुत अच्छे से होने लगती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, द वे इन विच वन परसीव्स वन सेल्फ, उसको बहुत कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स और वंस ओन ओपिनियंस अबाउट वन सेल्फ, कि अपने बारे में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू रखना। सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है कि एक लोगों की नजर में मुझे कैसे देखा जाता है, अपने बारे में दूसरों की नजर से भी हम एक व्यू रखते हैं कि हमें लोग कैसा पसंद करते हैं, कितना पसंद करते हैं। तो वो चीजें भी सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं। पीपल थिंक आई हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, या फिर सेल्फ आइडियल्स, अपने बारे में ऐसे कुछ थॉट रखना कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या मैं ऐसा हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी इज द सम total of a being's knowledge and understanding of his or herself. The self concept is different from self consciousness, which is an awareness of oneself. Components of the self concept include physical, psychological and social attribute, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस होते हैं, जाहिर सी बात है। द components and attributes cannot be condensed to the concept, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज एंड द सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट किसी भी पर्सन का जो होता है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस से डिफरेंट होता है। कॉन्सेप्ट एक बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं।
Self concept refers to self evaluation or self perception and it represents the sum of an individual's belief. हर पर्सन डिफरेंट एरियाज में अपने लिए कुछ ना कुछ थॉट रखता है, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव हो सकते हैं, इस तरीके से पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। जो टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर पेरेंट्स होते हैं वो भी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज कराते हैं जिनमें पर्सन को इन्वॉल्व किया जाता है। Its significance is often exaggerated in the extent that low self-esteem is viewed as the cause of all evil and high self-esteem is the cause of all good. किसी पर्सन की सेल्फ एस्टीम अगर लो है तो सारी चीजें उससे नेगेटिवली एसोसिएट कर दी जाती हैं, और अगर हाई है तो इस तरीके से देखा जाता है। प्रमोटिंग हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिलेट्स टू एकेडमिक एंड लाइफ सक्सेस। ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम भी हाई होना चाहिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हाई होना चाहिए। ओके, सेल्फ एस्टीम इज स्टूडेंट्स ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ हिम और हर सेल्फ। अपने बारे में एक ओवरऑल इवैल्यूएशन कर पाने की कैपेबिलिटी को सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। सेल्फ एस्टीम का एकेडमिक अचीवमेंट से बहुत गहरा रिलेशनशिप है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, कि जितना सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ होगा उतना ही पर्सन एकेडमिकली अच्छा करेगा। एग्रेशन से भी है। अनदर पॉपुलर असम्पशन इज दैट अग्रेसिव स्टूडेंट्स हैव लो सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड यूज एग्रेशन एज अ मीन्स ऑफ रेजिंग इट। जिन लोगों को एग्रेशन बहुत ज्यादा आता है उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होता है, ऐसा माना जाता है। डिप्रेशन और इलीगल सब्सटेंस अब्यूज वगैरह से भी इसका रिलेशनशिप होता है। लो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम मानेंगे कि वो डिप्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर देखने को हमें मिल सकते हैं। लो होने का मतलब हो गया कि पर्सन काफी बहुत सारी चीजों में लो होगा अगर कॉन्सेप्ट उसका लो है तो। किस तरह से हमें एडोलेसेंट्स के अंदर नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के साइंस दिखते हैं? साइन में क्या क्या नजर आएगा? देखिए, स्कूल में बहुत पुअर करेंगे, कम फ्रेंड्स होंगे, दूसरों को नीचा करने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स को रिजेक्ट करेंगे, दूसरों को टीज करना, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिखाना, जेलस बहुत ज्यादा होना, कंसेटेड फील करना, हेजिटेटिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स, रिस्क ना ले पाने की टेंडेंसी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके, सेल्फ एस्टीम को लेके कि किस तरीके से चीजें बढ़ाई जा सकती हैं, कैसे इंक्रीज की जा सकती हैं टीनेजर्स में, उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करा के उनके लिए कि जिसमें वो जितना इन्वॉल्व होंगे और खुद से जो है वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, तभी वो अच्छी आइडेंटिटी भी बिल्ड कर पाएंगे। तो ये सब क्विकली आप रीड करिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट बढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है अभी कितना पोर्शन हमारा बचा है। अच्छा, कौन कौन से कॉजेज है सेल्फ एस्टीम के लो होने के? जाहिर सी बात है, हेरिडिटरी तो एक फैक्टर है ही। फिर किन कंडीशंस में हम रहते हैं वो भी बहुत अफेक्ट करती हैं किसी पर्सन की सेल्फ एस्टीम को। प्रॉपर एजुकेशन की कमी होने पर भी सेल्फ एस्टीम लो होती है। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकल पोर्शंस भी होते हैं कई बार, ऐसे बॉडी में डिसीजेज होना या वीकनेस ज्यादा होना, उसकी वजह से भी पर्सन को लगता है कि आई एम नॉट प्रॉपरली फिट फॉर सर्टेन थिंग्स। सोसाइटल इम्प्लीकेशंस भी हो जाते हैं कई बार, ऐसे भी सोसाइटल इम्प्लीकेशंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को लगता है कि सोसाइटी में वो फिट नहीं है, इस वजह से भी लग सकता है। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से भी हो सकती है सेल्फ एस्टिमेशन कम करे अपना। फियर अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर को लेके काफी डरा डरा रहना, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लेके डरना, फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स को लेके मतलब माइंड में हमेशा ट्रबल रहना, डिसीज इन अदर फिजिकल एलिमेंट्स, ये भी वजह हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था ऊपर अभी। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म किस तरह से एडोलेसेंस में वर्क करती है? एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द एडोलेसेंस पीरियड इज एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म आपको पता है, खुद के आसपास चीजों को अंडरस्टैंड करना, वो ईगोसेंट्रिज्म होता है। एडोलेसेंट्स में जो ईगोसेंट्रिज्म होता है दैट इंक्लूड्स अ बिलीफ सिस्टम कैरिड बाय एडोलेसेंट्स दैट मेक देम कंसीडर देमसेल्व्स एज स्पेशल एंड यूनिक। वो ये मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, उनकी वैल्यू है और वो भी इस पूरी दुनिया में एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। यहाँ पे इमेजिनरी ऑडियंस बात भी की थी हमने प्रीवियस वीडियो में, और काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है उनके अंदर, और वो इस बात से बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। ये वाला पॉइंट उनके अंदर बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो दुनिया को अपने आसपास कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ और कनेक्टेड महसूस करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है। ओके, सो फाइनली दिस थर्ड यूनिट इज ऑल्सो ओवर। दिस वॉज मोर अबाउट द आइडेंटिटी पार्ट। मार्कियास के जो स्टेटसेस हैं वो आते हैं एग्जामिनेशन में, जरूर आप प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी तो कॉमन चीजें भी हैं जो आप समझ सकते हैं। तो यूनिट को हमने कवर कर लिया है। जो ब्लॉक 3 है हमारा, उसके लास्ट यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।